हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। दोस्तों, मेंटल इलनेस की जो सीरीज़ है उसमें आज जो डिजीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट आल्सो। नाम है सिज़ोफ्रेनिया, आपने शायद नाम भी सुना हो। दोस्तों, ये जो डिज़ीज़ है इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं और जो एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि अगर आप उसको बारीकी से नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके पेशेंट में कुछ परेशानी है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी साइकेट्रिक इलनेस होती है इसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पर ही आप जान पाते हैं कि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो आइए बात करते हैं लक्षणों की। सबसे पहला जो लक्षण आता है इसमें डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है कि आपके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। अब वो भ्रम विचारों का भी हो सकता है और वो भ्रम रेफरेंस का भी हो सकता है, परकशन का भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ थॉट्स। लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने मुझसे बोला कि सर, वो खुद मेडिकल की तैयारी कर रही थी, कहती सर पिछले 1 साल से जब से मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करने आई हूँ और तब से मेरे को एक ही थॉट्स बार बार दिमाग में क्रिएट होता है कि अगर मेरे शरीर के ऊपर से अगर खाल हट जाए तो मेरा शरीर कैसा लगेगा। तो ये एक बहुत ही इर्रेलेवेंट थॉट है जिसका कोई मतलब नहीं है और ये थॉट उसको परेशान कर रहा था। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पेशेंट को हम पहचान सकते हैं कि ये सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। एक माताजी जिनकी एज लगभग 75 साल थी, आज वो नहीं है इस दुनिया में, उनका स्वर्गवास हो गया। उनको पिछले 40 साल से ये परेशानी थी कि उन्हें ये लगता था कि मेरे पूरे शरीर में चींटियाँ दौड़ रही हैं। अब आप सोचिए, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस चीज़ की कंप्लेंट्स पेशेंट बोलता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक पेशेंट था, उसे ये लगता था कि मेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अब ये इस तरीके का जो लक्षण उसके आया, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको बचपन में ये ताने शायद दिया जाता हो कि तुम्हारे तो सर में गोबर है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इम्पैक्ट की है और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो एक थॉट है जो जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा डिल्यूजन उसके दिमाग में चल रहा है। तो ये डिल्यूजन ऑफ थॉट्स कहलाता है। दूसरा आता है डिल्यूजन ऑफ परकशन। इसका क्या मतलब होता है? परक्यूजन। इसका मतलब होता है कि आपको ये लगे कि मेरे परिवार में मुझे कोई मारना चाहता है या मेरे दोस्त में मुझे कोई मारना चाहता है या फिर पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और पुलिस मुझे कभी भी आके पकड़ लेगी या फिर पूरा सिस्टम, सरकार मेरे खिलाफ है। तो इस तरीके की कुछ लाइव एग्जांपल्स की मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको ये लगे कि मुझे किसी से कोई खतरा है या मेरे लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। तो इस तरीके की अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है और जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं, तो अगर इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर है तो आपको लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सिज़ोफ्रेनिया हो। दूसरा आता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब ये होता है शक करना। एक मेरे पास लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आया एक पेशेंट और बोला कि सर, मुझे ये लगता है कि मेरा वाइफ का किसी के संग अफेयर है और ये परेशानी तब से है जब से मेरी शादी हुई है, उसी दिन से मुझे ऐसा लगता है। तो साइमल्टेनियसली उसकी वाइफ की जब काउंसलिंग की गई तो ये पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो वाइफ है वो उससे बहुत प्यार करती है बट स्टिल उसको ऐसा फील हो रहा है। तो इस तरीके का शक, चाहे वो आपका वाइफ के रिगार्डिंग हो या कहीं के भी रिगार्डिंग हो जो आपको परेशान कर रहा हो, तो ये सिज़ोफ्रेनिया का एक लक्षण हो सकता है। एक डिल्यूजन ये ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ ग्रुप्स के पीपल को आपने खड़ा हुआ देखा तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ही बात कर रहे हैं, आपके बारे में ही बुराई कर रहे हैं, आपके लिए ही हंस रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो रही है तो आपको ऐसा लगे कि वो मेरे लिए ही हो रहा है। तो इस तरीके की जो फीलिंग आती है, जो डिल्यूजन है, ये भी सिज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत आता है। एक सिज़ोफ्रेनिया का लक्षण है हेलुसिनेशन। एक डिल्यूजन हुआ, एक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में 2 तरीके के हेलुसिनेशन हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपको ऑल्फैक्टरी हो सकता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कि आपको कुछ आवाज़ें ऐसे सुनाई दे जो कि परसिस्ट
नहीं कर रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं इनको खुद से बात करने की भी आदत होती है, तो उसको हम इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा बंदा जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो किसी और शहर में रहता है, और अगर आपको वो बोले कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो जैसे हम लोग बोलते हैं बड़बड़ाने की आदत भी कहते हैं हम लोग, तो ये सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत आता है। या फिर किसी को विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप उसको भी देख रहे हो, जिसको आम भाषा में फिर हम लोग क्या कहते हैं कि अरे भूत प्रेत का चक्कर है। तो मैं जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको झाड़ फूंक कराना है या कहीं लेके जाना है, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी आप लेके जाओ, लेकिन साथ में आप ट्रीटमेंट ज़रूर कराओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो आपका पेशेंट और वर्सन होता जाता है। जैसे मैं एक लाइव एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेरे अंकल का एक बेटा था जिसको ये हेलुसिनेशन था कि उसे हनुमान जी दिखते हैं और ये जो दुनिया है ये ख़त्म होने वाली है, मुझे कोई मारने वाला है, मेरे परिवार को कोई मारने वाला है। दिल्ली से जब वो यहाँ आया सबसे पहले उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने बोला कि इसको तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और सिजोफ्रेनिया है और इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बट वो होता क्या है कि ऐसे पेशेंट इतना ज़्यादा उस समय पावर फील करने लगते हैं एट द टाइम ऑफ अटैक, तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अपने घर की छत से ही कूद गया और कहाँ चला गया उसके बाद मिला नहीं, और 5 दिन के बाद पता लगा कि उसकी जो डेड बॉडी थी वो हापुड़ के पास मिली। तो ये दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल, और मुझे बहुत बुरा भी फील हुआ कि हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ये लाइफ यही है, डेस्टिनी यही है। लेकिन आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप पेशेंट को पहचानें और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। और पेशेंट को कभी, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को जिसको हेल्यूसिनेशन वाली प्रॉब्लम होती है, उसको कभी अकेला मत छोड़िए, हमेशा उसके संग रहिए, क्योंकि वो कभी भी इस तरीके के जो अटैक्स आते हैं उसमें कभी भी आपसे दूर जा सकता है और कहाँ तक पहुँच जाएगा आप फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। तीसरा जो आती है इसमें सिम्टम, वो आती है निगेटिव सिम्टम। निगेटिव सिम्टम इसमें 2 तरीके के देखने में आए हैं। एक तो हम लोग जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो मीनिंगफुल वर्क है जो पहले वो करता था, जैसे अगर मेरे पिताजी या माताजी ने कुछ बोला कि ये काम कर दो, बाजार से जाके सब्जी ले आओ, तो वो उसको करने में वो मना कर देता है, इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। या फिर जैसे कि घर के जो नॉर्मल काम होते थे वो करता था तो वो करना बंद कर देगा, या फिर जब अपनी स्टडीज़ करने का जो समय था वो पहले करता था फिर करना बंद कर देगा। तो इस तरीके के अगर लक्षण आ रहे हैं, जो नॉर्मल मीनिंगफुल वर्क्स जो पहले वो करता था एकदम से करना बंद कर दे, तो आप समझिए कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक और निगेटिव सिम्टम्स आते हैं इसमें, उसको हम बोलते हैं एनाडोनिया। एनाडोनिया का मतलब ये होता है जो उसके शौक थे पहले, जैसे सपोज कर लीजिए एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको पहले म्यूज़िक का बहुत शौक था, लेकिन एकदम से उसने म्यूज़िक बंद कर दिया और अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उसकी कुछ एबनॉर्मल लगी, तो उसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए। या फिर कोई भी उसका जो शौक है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे म्यूज़िक प्लेइंग हो, या फिर कोई गेम्स वो खेलता हो, एकदम से अगर वो बंद कर दे तो आप समझ लीजिए कि वो सिजोफ्रेनिया का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों ये जो सिम्टम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लक्षणों के आधार पे ही हम पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर मैं कारण की बात बोलूं तो कारण फिर से वही जो एक तो जेनेटिक कारण हो सकता है, दूसरा आपका बायोलॉजिकल कारण हो सकता है। जो बायोलॉजिकल कारण है उसकी बात करें तो इसमें सेरोटोनिन का लेवल और जो डोपामिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। अभी तक आपने जितनी भी डिजीजेस देखी उसमें जो लेवल था वो कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लेवल है वो बढ़ जा रहा है। तो आपको साइकेट्रिस्ट को पास जाना है अपने पेशेंट को लेके एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप बीमारी को पहचानेंगे और जितनी जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होगा तो उस पेशेंट को स्टेबलाइज किया जा सकता है। वंस पेशेंट जब स्टेबलाइज हो जाए उसकी साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से हम काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर CBT कर सकते हैं, या फिर कुछ मेरे खुद के बनाई हुई टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लक्षणों के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। और लक्षण मैंने यहाँ पर आपको पूरे डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे दिया है, ताकि आप जब भी आप इस तरीके के पेशेंट को देखो नियर बाय तो आप पहचान सको। थैंक यू सो मच।